my dear students, again welcome back to my YouTube channel. And student, in this video we will discuss the last life process, that is the excretory system. Yes, this is very important topic for your exam also. So without wasting the time, let's get started. Hey guys, this is Preeti and you watching to Biometric. और आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको पता है कि जो लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है 10 to 8 मार्किंग स्कीम, इसके जो टॉपिक्स है इससे 8 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो है वो हर साल ही पूछे जाते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ह्यूमन एक्सक्रिएशन से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में. Okay, so your exam is going on. So firstly, very best of luck on your board examination. Just go and keep rocking your examination. Okay, let's start. What is the excretion? If we are talking about what is actually the excretion, then you all are knowing that the removal of waste product from the body. Definitely it is very correct answer. अगर आप ऐसा लिखते हैं तो definitely you can get the marks. But ये जो रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, ये होने का सिस्टम क्या है? ओके, और किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं और फर्स्टली ये वेस्ट प्रोडक्ट बनते कैसे हैं? दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. ओके, तो आज हम ह्यूमन एक्सक्रिएशन में इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को एक बार प्रॉपरली पढ़ने के बाद आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नोट्स भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, वो उतना भी इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट होगा. ओके, तो वीडियो को आप प्रॉपरली विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, द ह्यूमन एक्सक्रिएशन, वी ऑल नोज दैट आवर बॉडी इज मेड अप विद द सेल. Okay, we are the cellular organism and our body is made up with the cell. And all these cells works continuously all the time for sustaining of life of any organism with the help of some biochemical reactions. Okay, हमारी बॉडी में हमने अभी तक जो 3 प्रोसेसेस पढ़ी, हमने देखा कि उन 3 प्रोसेसेस में सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा. न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमने फूड को डाइजेस्ट किया. ठीक है, फूड एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ. आफ्टर डाइजेशन उस फूड से हमने एनर्जी बनाई इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, और रेस्पिरेशन से जो हमने एनर्जी बनाई उस एनर्जी को हमने किसमें एसिमिलेट किया? ब्लड के अंदर में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और हार्ट के द्वारा. ओके, तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोसेसेस के पीछे कोई ना कोई हार्मोन्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है. मींस कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है बॉडी में जिसके थ्रू ये प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली फंक्शन करती हैं. ओके, और अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी फॉर्म होंगे. ओके, तो यही टॉक्सिक सब्सटेंस जो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म होते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी के अंदर रखना काफी हार्मफुल होता है. हमारी बॉडी को इस टॉक्सिक सब्सटेंस की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इन टॉक्सिक सब्सटेंस को जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट करना होता है. दैट इज द एक्सक्रिएटरी सिस्टम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू this process we will define very easily. Excretion, it is the process where removal of harmful metabolic waste product from the body of an organism. This is known as the excretion. Okay, कितनी इजीली हमने डिफाइन कर लिया. डेफिनेशन हमने क्या लिखी?
प्रॉपरली डेफिनेशन रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, बट इफ अगर आप इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, कॉपी का प्रेजेंटेशन है, पेपर प्रेजेंटेशन है, वो काफी उभर के आता है। तो किसी भी डेफिनेशन को प्रॉपरली वर्ड्स के साथ आप डिफाइन करिए। एक्सक्रिएशन इट इज द प्रोसेस वेयर रिमूवल ऑफ हार्मफुल metabolic waste product from the body of an organism. This is known as the excretion. Okay? अब हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से ऐसे वेस्ट है जो रिमूव करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स क्या है, तो हम देखेंगे व्हाट इज द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट? हमारी बॉडी में जो भी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो वाइल द स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में दो ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज द अमोनिया। ओके, तो जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है सबसे पहले तो होगा हमारा अमोनिया। अमोनिया दैट इज द NH3 बनेगा एंड CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, और ये दोनों ही प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब भी हम सोते हैं, सोते समय, ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम, जब भी हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू ये दो ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और इन्हीं को रिमूव किया जाता है बॉडी के बाहर। ओके, तो भाई एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हमारा अमोनिया हो गया। अमोनिया जो होती है माय डियर स्टूडेंट, एक सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पर कि दिस इज द अमोनिया, दिस इज द अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कैसे फॉर्म हुई थी? व्हाइल स्लीपिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई थी वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर में? यूरिया के अंदर में। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, इट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया, इट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया। एंड यूरिया जो होता है माय डियर स्टूडेंट, यूरिया का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? आप सभी के केमिकल कंपोजिशन भी याद कर लीजिए ताकि जब आप पेपर प्रेजेंट करते हैं और इन सब चीजों को मेंशन करते हैं तो बहुत ही एक इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन शो करती है आपकी कॉपी। सो यूरिया दैट इज द CH4N2। ओके, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। नाउ ये यूरिया जो होती है वो कहाँ पे चली जाती है? इट रिमूव इनटू द ब्लड। ठीक है, ये रिलीज हो जाती है ब्लड के अंदर में, तो इट रिलीज्ड इनटू द ब्लड, रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ये यूरिया ब्लड के अंदर में रिलीज हो जाती है और उस ब्लड के अंदर में जब ये यूरिया रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा? वहां से वो फिल्टर कर दी जाती है। ठीक है, फिल्टर्ड हो जाती है। फिल्टर्ड किसके थ्रू? बाय किडनी के, एक्सक्रिएटेड बाय द किडनी। ठीक है, और किडनी के थ्रू इसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। दिस इज द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमने क्या पढ़ा कि ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब भी हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सम मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है यूरिया के अंदर में। ठीक है, और ये जो यूरिया है माय डियर स्टूडेंट, ये जाके हमारे ब्लड के अंदर में रिलीज हो जाता है और इस ब्लड के अंदर से फिर वो फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद किडनी के थ्रू से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन। तो यू कैन राइट द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, एंड यू कैन शो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, देन योर आंसर विल बी वेरी 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 इफेक्टिव फॉर द एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ता है आपका पेपर प्रेजेंटेशन। तो आप इस तरह से अगर डेफिनेशन और इस तरह से आप इसको कोरिलेट करेंगे विद द रिएक्शन, देन दिस इज द वेरी इंप्रेसिव फॉर योर एग्जाम। ओके,
सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। और अब हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रिएशन करते हैं हमारी बॉडी में, और डेफिनेटली बात करेंगे किडनी। सो नाउ स्टूडेंट वी विल टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, वो तो सबसे मेन चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द किडनी। ठीक है, किडनी इज द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी, और ये क्या करती है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट मींस ये क्या करेगी? जैसे मैंने बोला अमोनिया हो गया, अमोनिया मतलब आप देखिए जिसमें नाइट्रोजन मिक्स होगा, NH3 हो गया। अमोनिया के बाद अमोनिया कन्वर्ट हुई थी यूरिया में, यूरिया क्या था? CH4N2O। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन है। फिर यूरिक एसिड बनाएगा, दैट इज द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, अब आप कहेंगे मैम यूरिक एसिड का फॉर्मूला, डेफिनेटली आप लिख लीजिए। यूरिक एसिड का फॉर्मूला दैट इज द C5H4N4O3, C5H4N4O3, that is the uric acid. Ammonia, you know, urea, uric acid and water also, and water also. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो किडनी क्या करती है? सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है। ठीक है, तो किडनी इज द मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नाउ और क्या बात करेंगे? लंग्स की भी बोल सकते हैं। लंग्स क्यों भाई? क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो उस समय हम क्या एक्सेल करते हैं? दैट इज द CO2 which is also very harmful for our body, तो हम उसे एक्सेल कर देते हैं। तो लंग्स के थ्रू हम CO2 को एक्सेल करते हैं, रिमूव कर देते हैं। लंग्स के अलावा और क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? दैट इज द लीवर। लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ओके, और लीवर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लैंड है हमारी बॉडी का, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यू कैन से इट इज द त्रिवेणी और संगम। यहाँ पर सब कुछ यहीं पर डिपेंड है। अगर आपका लीवर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपका लीवर डैमेज है, लीवर वीक है, तो बहुत सारी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो लीवर क्या करेगा भाई? लीवर कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाएगा हमारा? तो जो लीवर होता है माय डियर स्टूडेंट, उसके अंदर में आपको पता है डाइजेशन के थ्रू हमारे कुछ बाइल पिगमेंट सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो लीवर क्या करता है? बाइल पिगमेंट को सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट, और ये बाइल पिगमेंट्स के थ्रू हमारे स्टूल्स बनते हैं। ठीक है, स्टूल्स एंड यूरिन ये हमारे फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर भी ये काम करेगा लीवर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, क्या करता है? अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ठीक है, वहीं से ये यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है। तो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक और है दैट इज द स्किन। हम स्किन को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि स्किन से क्या रिमूव करते हैं? हम स्वेट को रिलीज करते हैं। ठीक है, स्वेट को रिलीज करते हैं। और स्वेट क्या होता है? स्वेट के थ्रू कुछ हम आयंस भी रिलीज कर देते हैं, सोडियम रिलीज करते हैं, कुछ यूरिया भी रिलीज करते हैं। तो स्वेट रिलीज करेंगे, सोडियम आयंस रिलीज करेंगे, और यूरिया भी रिलीज करेंगे। तो दीज आर द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जहां से बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रिएटरी ऑर्गन दैट इज द किडनी। किडनी क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का फंक्शन, और किडनी कैसे फिल्ट्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। So now student we will talking about the main excretory organ that is the kidney, and kidney it is the filtering organ of our body. तो हम लिख लेंगे filtering organ, filtering organ of body, that is the kidney, that is the kidney. अब किडनी के बारे में सबसे बड़ी बात है आपकी कि स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है, आप सभी को बहुत आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा, बट मैं आपके सामने बना रही हूँ ताकि एग्जाम में आप कैसे बनाए। बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट।
सबसे पहले हम बना लेंगे भाई 2 किडनी, 2 पेयर ऑफ किडनीज होती है, तो 2 किडनी आप बनाइए बहुत ही इजी फॉर्मेशन में, इस तरह बीन शेप्ड, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से बीन शेप्ड, ठीक है, 2 पेयर ऑफ किडनी होती है, और इस किडनी से 2 पेयर ऑफ, ये देखिए इस किडनी से इस तरह से 2 पेयर्स निकल रहे हैं, किसके, दैट इज द यूरेटर, ठीक है, यूरेटर। अच्छा भाई, यहाँ पे जो यूरेटर है ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे हम 2 आर्टरीज और वेन्स को भी ऐड करेंगे, तो देखिए भाई मैं यहाँ पे आर्टरीज बना रही हूँ, दैट इज द आर्टरीज एंड दैट इज द वेन, दैट इज द वेन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ, आप इसको ब्लू बना सकते हैं, बट एग्जाम टाइम में तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना होगा। तो अभी दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज द वेन, ये जो दोनों होते हैं हमारे स्टूडेंट, ये इस तरह से किडनी से ज्वाइन होंगे, इसी तरह से हमारा जो वेन होगा वो भी ये इस तरह से किडनी के थ्रू ये भी हमारे ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से ज्वाइन होते हैं, तो ये आर्टरीज और वेन। नाउ ये जो किडनी के ये जो यूरेटर है ये नीचे जाके एक पोर्शन में ओपन होता है, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर, और फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द यूरेथ्रा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं दिस इज द किडनी, ठीक है, दिस इज द किडनी, ठीक है, दिस इज द यूरेटर, नाउ यूरिनरी ब्लैडर, urinary bladder, and this is the urethra, this is the urethra, okay। अब भाई देखिए ये दोनों क्या है, this is the renal arteries, renal artery, and this is the renal vein, renal vein, okay। एक बात का ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट कि हम यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन बोल रहे हैं, जब हमने हार्ट पढ़ा था तो वहां पे हमने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन पढ़ा था, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, when we will use the word, the renal word we will use for the excretory system, renal arteries or renal veins, while when we are use the transportation system, that we will use the word pulmonary artery, okay। तो यहाँ पे renal artery और renal vein की हम बात करेंगे, this is the simple structure of the kidney, okay। अब ये जो किडनी है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो अगर हम इस किडनी की लोकेशन देखें, व्हाट इज द लोकेशन, लोकेशन क्या है, तो किडनी इज सिचुएटेड, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बीनीथ द बैकबोन, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में बैकबोन के जस्ट बीनीथ ये होती है, आइदर साइड्स ऑफ द बैकबोन, ठीक है। तो इन द एब्डोमिनल कैविटी आप क्या लिखेंगे, there will be 2 pair of kidney are present which are located in the abdominal cavity, either sides of backbone, either side of backbone। मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आप परेशान मत होइए, आफ्टर वीडियो में आपको नोट्स भी यहाँ पे स्लैश करूंगी, आप वहां से स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, ओके। ये तो हो गई हमारी लोकेशन की बात कि किडनी कहाँ लोकेटेड होती है। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ दिस किडनी, तो साइज की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो जो इसका साइज होगा, साइज कितना होता है, जस्ट आपका 10 to 12 सेंटीमीटर, ओके। आपने अपना जो स्केल होता है आपका 12 सेंटीमीटर वाला, बिल्कुल उतना ही बड़ा ये होता है, जस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें कि ये कितना चौड़ा होता है, तो इट जस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ओके। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थिकनेस की ये कितना मोटा होता है, तो अगर हम इसकी थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस होगी इसकी, थिकनेस आप क्या लिखेंगे,
जस्ट ओनली 2 to 3 सेंटीमीटर, इतना कम, सोचिए, ठीक है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट, ये कितना भारी होता है भाई, तो वेट आप देखिए इसका कितना होता है। वेट की अगर हम बात करें तो जस्ट आपका ये 100 to 200 के बीच में होता है। मीन यू कैन से 120 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। 100 to 200 के बीच में इसका वेट होता है ग्राम में। सोचिए इतना छोटा सा पार्ट और बॉडी का कितना मेन फंक्शन को ये परफॉर्म कर रहा है। जस्ट वी कैन से दैट ह्यूमन इज द वेरी स्पेशल क्रिएशन ऑफ द गॉड, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में कि वो तो भाई जादू ही कर देते हैं बिल्कुल से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी फंक्शन कि 2 पेयर ऑफ किडनी है, 2 पेयर ऑफ यूरिटर है, a pair of ureter are present, a pair of kidneys are present, a renal artery and renal vein, the urinary bladder, single urinary bladder and urethra, ठीक है। This is the structure of the kidney. Now we will talking about how this kidney work, ठीक है। So student, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो किडनी है ये कैसे फंक्शन करती है, कैसे वर्क करती है। तो जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का एक तरफ को मैं छोड़ के अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं और अगर हम किडनी को एलएस की तरह काटे, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करते हैं, तो किडनी के अंदर में कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो कि कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको फॉर्म होते हैं। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक है। दीज आर सम स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए दीज आर, ये जो होते हैं वो कुछ इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं और इसको हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां आपको ये चैप्टर बहुत ही ब्रॉड में मिलने वाला है। वहां पे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम को और ज्यादा डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जितना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो भाई किडनी के अंदर में अगर हम एक तरफ की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करें तो कुछ अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट मेडुला, दैट इज द मेडुला, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज द कॉर्टेक्स, दैट इज द कॉर्टेक्स, दैट इज द कॉर्टेक्स, ठीक है। दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेडुला, ठीक है। और ये जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो ये एक डबल लेयर, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको ओवरली जब आप विजुअल देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, बट जब हम सेक्शन कटिंग करेंगे तो अंदर से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। जैसे आपने कीवी देखा है, जब कीवी को ऊपर से देखते हैं तो कैसा राउंड सा दिखाई देता है, और जब हम कीवी को कट करते हैं तो उसके अंदर कैसी डिजाइन दिखाई देती है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी कुछ है। आप समझिए कि आपने कीवी को ऐसे कट किया है और अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन हम देख रहे हैं, ओके। तो दिस इज द मेडुला जो पिरामिड शेप के बने हुए हैं, इसे हम मेडुलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं। दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस इज द कैप्सूल, दिस इज द कैप्सूल जिसे हम बोमिन्स कैप्सूल्स बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, एलएस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ओके। अब देखिए भाई ये किडनी का जो फंक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट, ये कैसे होता है, ये किडनी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है, आप एक चीज को समझ लीजिए कि हमने पढ़ा था दिस इज द रीनल आर्टरी, दिस इज द रीनल वेन। होता क्या है कि जो ब्लड है जिसके अंदर में इम्प्यूरिटीज है, जिसके अंदर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो ब्लड आता है इस रीनल आर्टरी में। लेट मी सपोज दैट इज द रीनल आर्टरी। ये हमारी हो गई एफरेंट आर्टरी जो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। जो थिक आर्टरी होती है उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी और रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी को ही हम एफरेंट आर्टरी भी बोलते हैं। रीनल आर्टरी को ही हम एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। जो मोटी आर्टरी होती है उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, ठीक है। ये एफरेंट आर्टरी से एक पतली सी आर्टरी निकलती है, इसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है आपको, दैट इज द इफरेंट।
ठीक है भाई। देखिए एक एफरेंट आर्टरी है जो मोटी वाली आर्टरी है, मोटी वाली आर्टरी से जो एक पतली सी ब्रांच निकल रही है उसे हमने इफरेंट आर्टरी बोला। ठीक है, ये इफरेंट आर्टरी क्या होती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत सारे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर ये डिवाइड होने के बाद वापस से जाके कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, एक कनेक्शन बना लेती है। इसे इस जो ये जो पार्ट है, जो जाल जैसा पार्ट बन रहा है, दैट इज द ग्लोमेरुलस, दैट इज द ग्लोमेरुलस, दिस इज द ग्लोमेरुलस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। नाउ ये वापस से ये कनेक्ट हुई और फिर से इसने एक पतली सी आर्टरी बना ली जिसे हमने बोला इफरेंट आर्टरी में कन्वर्ट हो गई। नाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड, ये फिर से डिवाइड होगी इस तरह से, और ये वापस से कनेक्ट हो जाएगी कुछ वेन्यूल्स के अंदर में, वेन से जाके कनेक्ट हो जाती है। जब ये फर्दर कनेक्ट होती है तो ये वेन्स में कनेक्ट हो जाती है, इसे हम बोलते हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल और रीनल वेन, रीनल वेन, दिस इज द फंक्शन। ओके, क्या देखा हमने कि ये जो हमारी इफरेंट आर्टरी है, ये जब ब्रांच हुई उसे हमने इफरेंट आर्टरी बोला। ये इफरेंट आर्टरी फर्दर ब्रांच हुई, उसने एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने बोला ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस वापस से कनेक्ट हुए, फिर से इफरेंट आर्टरी बनी, इफरेंट आर्टरी फिर से ब्रांच हुई, और जब वो वापस से कनेक्ट हुई तो वो जाके वेन्स में कनेक्ट हो गई, और यहाँ पे उसने रीनल वेन बना दिया। मीन्स यू कैन से कि जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन से कनेक्ट हुई है, और इसी को तो हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। ओके, तो यही प्रोसेस हो रही है इस किडनी के अंदर में, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो हमारे एक्सक्रिएट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रिएट हो जाएंगे, जो हमारे टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो एक्सक्रिएट होते हैं। ओके, तो भाई ये चीज आपको कहाँ पे दिखने वाली है माय डियर स्टूडेंट, इसको समझाने का क्या मेरा मोटो था, just because of now we are talking about the unit function of the kidney, that is the nephron. This is the very important topic of your exam. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है और उसके फंक्शन भी पूछे जाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो किडनी का फंक्शनिंग यूनिट है, दिस इज द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज द नेफ्रॉन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ नेफ्रॉन वर्क्स। So now student we will talking about how the kidney works and what is the nephron. So definitely nephron, it is the functional unit of kidney. किडनी काम करती है इसी नेफ्रॉन के थ्रू। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा ये टफ लगता है कि भाई ये टॉपिक तो छोड़ ही दो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। मैं आपके सामने बना रही हूँ, मैं चाहती तो यहाँ पे ड्रॉ करती, बट अभी मुझे आपको बताना है कि आप कितनी इजीली डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के डायग्राम से आप लोग बहुत ज्यादा भागते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है, उसे समझने की कोशिश करिए और इजी वे में फॉर्म करने की कोशिश करिए। देखिए भाई, नेफ्रॉन इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। होता क्या है माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको अभी समझाया कि ग्लोमेरुलस तो कैसे होता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से कैप्सूल की तरह ये इस तरह से ट्यूब में आके कन्वर्ट हो जाता है। पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, लेबलिंग करूंगी, फिर मैं आपको फंक्शन प्रोवाइड कराऊंगी कैसे होता है। ये जो ट्यूब होती है माय डियर स्टूडेंट, हम लेबलिंग करते जा रहे हैं, ये जो हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल, इसको हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये जो वोमेन कैप्सूल होता है, यहाँ पे आप देखिए रीनल आर्टरी है, मैंने आपको समझाया था, रीनल आर्टरी से ये एफरेंट आर्टरी निकली और ये एफरेंट आर्टरी ब्रांच हो गई, इस तरह से ये ब्रांच हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रांचिंग बना ली। ठीक है, और ब्रांचिंग बना के और फिर ये कहाँ पे जाके मिक्सअप हो गई, रीनल वेन्स में। ठीक है, ये जाके कहाँ पे मिक्सअप हो गई, रीनल वेन के अंदर में। ये वेन्यूल है और ये एफरेंट आर्टरी है, दैट इज द एफरेंट आर्टरी। ठीक है, और ये आपकी वेन्यूल्स हो गए। यहाँ पर ये जो फॉर्म हो रहा है माय डियर स्टूडेंट,
दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ग्लोमेरुलस, दैट इज द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है वो जो ये ब्लड, दीज आर द काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, दीज आर द स्मॉल ब्लड वेसल, कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यहां से जो ब्लड होता है वो क्या होता है, छन के आता है, ब्लड एफरेंट आर्टरी से, रीनल आर्टरी से निकल के आया और वहां से जो भी आपके सॉलिड सोल्यूट्स होते हैं वो फिल्ट्रेट होके नीचे इस ट्यूब के अंदर में आ जाते हैं। नाउ ये जो ट्यूब है ये बहुत ही कॉन्वोलेटेड होती है, काफी टफ होती है, बहुत सारे क्वाइल्ड इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्यूल्स है ये कुछ इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, ये इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ये बनता है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्वाइल्ड में फॉर्मेशन कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरह से फॉर्म कर लीजिए। ये कुछ इस तरह से ट्यूब्यूल बनती है, ये कुछ फाइन ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। और फिर ये जो ट्यूब्यूल होती है वो नीचे इस तरह से आएगी, थोड़ी सी मोटी यहाँ पे होती है और इस तरह से ओपनिंग होती है। और नाउ यहाँ पर ये फिर से एक बहुत ही पतली सी यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, बहुत ही पतली सी यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। ये देखिए बहुत ही पतली सी यू शेप स्ट्रक्चर, और फिर से ये थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है सी फॉर्म में। ठीक है, और फिर से ये ट्यूब्स जो होते हैं वो इस तरह से निकलते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलते हैं, बहुत ही कॉन्वोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। बट मैं यहाँ पे लिपटा नहीं रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट है, इसीलिए कंफ्यूजिंग है, बट आप इसे भी इस तरह से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, नाउ ये जो डक्ट है ये जाके खुलती है एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, दिस इज द पाइप, दिस इज आल्सो अ ट्यूब एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। और ये वाले जो पोर्शन से दूसरे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर आगे भी फॉर्म होता रहता है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। नाउ अब हम लेबलिंग करेंगे, तो हमने देखा ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इसे हमने बोला बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज द क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल नोन एज द ग्लोमेरुलस। ये जो ट्यूब देख रहे हैं इस ट्यूब को हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द पीसीटी, दैट इज द पीसीटी। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ PCT, that is the proximal convoluted tubules। ठीक है, that is the proximal convoluted tubule। ठीक है, अब इसका क्या फंक्शन होता है ये भी हम जानेंगे। नाउ जब ये proximal convoluted tube हुई और यहाँ पर आके इसकी ओपनिंग हुई तो यहाँ पर एक U शेप स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जैसे हमने बोला हेनली लूप, that is the Henle loops। ठीक है, this loop is known as the Henle loops। now ये Henle loop वापस से ये convoluted tube में कन्वर्ट हुआ और जाके यहाँ पर आके कनेक्ट हुआ। तो जो Henle loop के ऊपर वाला जो ट्यूब है इसे हम बोलेंगे DCT। क्या बोलेंगे इसे हम? DCT, that is the distal convoluted tubule। okay, that is the distal convoluted tubule DCT। now ये DCT जाके किसमें ओपन हुआ? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। और इस कलेक्टिंग डक्ट के बाद क्या होगा, यहाँ से ये सीधे जाएगा किसमें? यूरिटर के अंदर में, यूरिटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से सीधे जाएगा यूरिथ्रा, और वहां से वो एक्सक्रीट हो जाएगा, वहां से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रॉन। ओके, देखिए भाई कितना इजी सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है
और नोट्स जो मैंने आपके लिए डाले माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर नोट. ओके, दिस इज द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रॉन. ओके, आप इस तरह से भी डायग्राम बना के और उसके फंक्शन को उनके नीचे ही लिख सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे मार्क्स आप गेट कर सकते हैं और आपके टाइम की भी वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू होगी. टाइम भी आप अपना स्कोर कर सकते हैं. आपको अलग से कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आप डायग्राम में ही शो कर सकते हैं. ठीक है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन. ओके, ये जो हमारा नेफ्रॉन है ये कैसे फंक्शन करता है और इसके जो पार्ट है ये कैसे काम करता है. तो डेफिनेटली जो नेफ्रॉन है वो 3 पार्ट में फंक्शन करता है. 3 पार्ट में फंक्शन करता है. कौन से 3 पार्ट इसमें होते हैं, कौन से 3 पॉइंट होते हैं? नंबर 1 इसमें होता है, दैट इज द आपका सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वहां पे होता है रीअब्जॉर्प्शन. एंड आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन द ट्यूबुलर सिक्रीशन. 3-1 is that the tubular secretion. The tubular secretion. ठीक है, 3 पार्ट में हमारा ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो काम करता है. सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ब्लड है जो कि इस रीनल आर्टरी से या एफरेंट आर्टरी से जो ब्लड हमारा आ रहा है जो कि कंटामिनेटेड है, जिसके अंदर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो क्या करेगा, वो ब्लड आएगा और ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर हो जाएगा. मीन्स उसके अंदर में जो सॉलिड सोल्यूट्स होते हैं, जो कुछ सोल्यूट्स होते हैं वो उस ब्लड के थ्रू छन जाते हैं. ठीक है, और वो फिल्टर होके फिल्ट्रेट होके नीचे आपके ट्यूब में चले जाते हैं, जिसे हमने बोला है दैट इज द पीसीटी ट्यूब. ओके, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस के थ्रू, जहां पर कुछ सोल्यूट्स जो थे ब्लड के थ्रू फिल्टर हो गए. नाउ वो ब्लड अब पास आउट हो गया है पीसीटी में. पीसीटी और हेनली लूप ये दोनों ही रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. ठीक है, तो पीसीटी में क्या होता है, जब ये पोस्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में जाएगा तो ये काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है. और यहाँ पर कुछ हमारे जो इसेंशियल उस फिल्ट्रेट के अंदर में जो भी इसेंशियल आयंस होंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर होगा, वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और फिल्ट्रेट वापस से छन के हेनली लूप में आ जाएगा. ठीक है, हेनली लूप भी रीअब्सॉर्ब करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आयंस को, जैसे कि आपके सोडियम आयंस हो गए, क्लोराइड आयंस हो गए. सोडियम और क्लोराइड आयन को रीअब्सॉर्ब कर देता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ओके, नाउ आफ्टर हेनली लूप जो हमारा फिल्ट्रेट है वो फिर से डीसीटी में जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर में. और यहाँ पर क्या होता है, ये इसको अलाउ करता है, डीसीटी अलाउ करता है वाटर को पास आउट होने में इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ओके, तो DCT allow to pass water from the filtrate into the interstitial fluid. Now जो फ्लूइड है हमारा, जो फिल्ट्रेट है, वो अब पहुंच गया है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर में. और इस कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो सीधे यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए यूरेथ्रा में पहुंच जाएगा और वहां से एक्सक्रिएट हो जाएगा. जो यूरिन है, जो यूरिया है, वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रॉपरली ये डायग्राम देख के फंक्शन मैंने प्रॉपर यहाँ मेंशन किए हुए हैं. आपको फंक्शन इसी तरह से लिखने हैं. दिस इज द वेरी इजी कंसेप्ट. ओके, तो बस ये 3 पार्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन. ट्यूबुलर सिक्रेशन डीसीटी में होगा आपका, जहाँ पे जो भी हमारे कुछ अदर जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उनके जो भी कुछ ऊपर के पील्स होते हैं वो सब भी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट में ही आते हैं, जिन्हें बॉडी की कोई जरूरत नहीं होती है. तो वो भी DC2 के थ्रू पूरी तरह से निकल के और वो वापस से इस तरह से एक्सक्रिएट हो जाते हैं. ओके,
तो आई होप कि आपको ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर हुआ होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द, हमने देखा कि हमने यूरिन का फॉर्मेशन किया है, यूरिया बनाया है, यूरिक एसिड बना है। तो यूरिक एसिड की वजह से हम बोलते हैं वी आर द यूरोटेरिक। ठीक है, तो ये यूरोटेरिक एलिमेंट जो होते हैं, जो भी मैमल्स हो गए या जो भी हमारे कुछ एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए या कुछ मेराइन फिशेज हो गई, उसमें यूरोटेलिक एक्सक्रिएशन होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ we will talking about a small topic that is the osmoregulation, जो पूछा जाता है 1 मार्क में, what is the osmoregulation। सो नाउ स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक जो पूछा जाता है, व्हाट इज एक्चुअली द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? तो भाई अभी तक हमने जो भी पढ़ा किडनी के बारे में, न्यूफ्रॉन्स के बारे में, हमने देखा कितने सारे आयंस थे, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो रीअब्सॉर्ब किए गए। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर में जो भी आयंस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि जरूरी होते हैं बॉडी की एक्टिविटी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, उनका कंट्रोल जो होता है, मतलब हमारी बॉडी में जितनी उसकी जरूरत होती है उतना ही रखना है, जो जरूरत नहीं है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, और यही कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन से कोई भी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई चीज जब सिक्रीट आउट होती है तब हम इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा नेफ्रॉन था वहां किस तरह से वो ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है, कुछ मेम्ब्रेन्स के थ्रू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन, इट इज द प्रोसेस वेयर कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट एंड मिनरल सॉल्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर में जो वाटर कंटेंट होता है और जो भी मिनरल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, मीन्स जितने आयन चाहिए उतने ही लेने हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें बाहर निकाल दीजिए। वाटर की जितनी मात्रा हमारी बॉडी में चाहिए उतना ही वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, बाकी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। आपको पता है कि जो अमोनिया है हमारा, दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और इस अमोनिया को ही एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होता है और उसी के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है पूरे होल लेक्चर के अंदर में। ओके, तो ऑस्मोरेगुलेशन आपका क्या है, हमारी बॉडी के अंदर में आयंस को और वाटर को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल, किडनी is responsible for osmoregulation in humans। ह्यूमंस के अंदर में जो किडनी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस को फॉर्म करने के लिए। तो किडनी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है, व्हाट इज द हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड। ठीक है, और डायलिसिस का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसेस होती है जब हमारी किडनी किसी भी वजह से कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई या बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से किडनी फंक्शन नहीं कर पाती है, तो एक प्रोसेस है, एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट है जिसे हम पेशेंट को देते हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है किडनी फेलियर का कि आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए किडनी को, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। लेकिन अगर ये टेक्निक नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर्स एक प्रोसेस, एक टेक्निक, एक आर्टिफिशियल जो प्रोसेस को करवाते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज द हीमोडायलिसिस। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हीमोडायलिसिस क्या होता है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में जो पेशेंट होता है उसकी जो ब्लड होता है, जैसे हमने देखा था कि हमारी
रीनल आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है तो वो वहां पर भी एक सिरिंज लगा देते हैं, ब्लड को वहां से निकालते हैं जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, और फिर एक आर्टिफिशियल टेक्निक तैयार करते हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्वोल्यूटेड सेलुलर ट्यूब्स बने हुए हैं, और इससे ही वो जो ब्लड है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है वो परमिएबल हो रही है, प्रॉपर फिल्ट्रेट हो रही है, और फिल्ट्रेट होके नीचे आप देख लीजिए कि दो तरह के आपके यहाँ कंटेनर रखे हुए हैं, फिल्ट्रेट किस तरह से छनके जा रहा है और वापस से वो जो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है जो भी एसेंशियल पार्ट है, और बाकी जो नॉन एसेंशियल है जो यूरिन है उसे बाहर रिलीज कर दिया जा रहा है। ओके, तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। जब किडनी फेल हो जाती है या किडनी फंक्शन नहीं करती है तो डॉक्टर्स के द्वारा ये एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि बिल्कुल किडनी की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन नेचुरल किडनी तो नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज द हीमोडायलिसिस, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम है और इसका फंक्शन भी लिखा हुआ है, कभी कभी पूछा जाता है तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द किडनी, द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। 20 ऑफ फेब को आपका साइंस का पेपर है, तो जाइए और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को प्रेजेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।